नमस्कार, मैं हूं गायत्री शर्मा। कोरोना वायरस के खिलाफ बड़ों के लिए तो वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन बच्चों की वैक्सीन पर ट्रायल चल रहे हैं। नागपुर के मेडिट्रीना हॉस्पिटल में बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल किया गया, लेकिन इस ट्रायल के दौरान पता लगा कि बच्चों में पहले ही कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी हैं। यानी बच्चों को कोरोना तो हुआ, लेकिन वो बिना किसी लक्षण के कोरोना से उबर गए और उनके शरीर में प्राकृतिक रूप से वायरस से लड़ने की क्षमता विकसित हो गई। इसके अलावा आईआईटी कानपुर की एक रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं होने पर तीसरी लहर जल्द आ सकती है और तीसरी लहर में वैक्सीन सबसे बड़ा बचाव होगी। 35 करोड़ से ज्यादा लोगों को देश में वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन बच्चों की वैक्सीन के इमरजेंसी यूज को अभी भी मंजूरी नहीं मिली है। और ऐसे में सवाल यह है कि अगर तीसरी लहर आई तो बच्चों को कितना बड़ा खतरा होगा। क्या देश के ज्यादातर बच्चों में एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी हैं और बच्चों को वैक्सीन देना कितना जरूरी है? इन सब मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। एम्स के कोरोना वैक्सीन के प्रिंसिपल रिसर्चर और कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर संजय राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नजरेट हॉस्पिटल प्रयागराज से इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर उमर हसन हमारे साथ हैं। किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर छमिंदरजीत सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एम्स से फेफड़ा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय हाडा और मेदांता हॉस्पिटल से बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीलम मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले संजय राय, मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि सर ये जो पीडियाट्रिक ट्रायल सामने आया है, 2 साल से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन ट्रायल के लिए चुना गया था, लेकिन चौंकाने वाली बात सामने आई कि इन बच्चों में पहले से एंटीबॉडीज थी। मतलब इनको कोरोना हुआ लेकिन बिना किसी लक्षण के ठीक भी हो गए। कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, इससे अच्छी रिपोर्ट क्या हो सकती है। और ये पूरी दुनिया में देखा जाए तो बच्चों में जो है यह डिजीज लार्जली माइल्ड है। बच्चों में ऑलमोस्ट सीवियरिटी होती ही नहीं है, न के बराबर है। 17 करोड़ से ज़्यादा पूरी दुनिया में केसेज हो चुके हैं। और शायद बच्चों में सिम्टम्स न होने के कारण से मेजॉरिटी में सिम्टोमेटिक था, लेकिन लोगों में परसेप्शन हो जाता है कि शायद बच्चों को इन्फेक्शन नहीं हुआ है। और ये कहना कि थर्ड वेव आएगा और सिर्फ बच्चों को इन्फेक्ट करेगा, उसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। ये जो है कि कोई भी अगर कहूँ कि साइंस का कुछ भी हिस्सा उसमें सम्मिलित हो तो नहीं है। हाँ, वह क्यों कहा गया इसके पीछे कुछ भी कारण हो सकते हैं, बट एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि साइंस नहीं है। वेस्टेड इंटरेस्ट जरूर हो सकता है ये कहना कि बच्चों में पैनिक क्रिएट करके। आप चूंकि हम लोग रोज डील करते हैं सिर्फ नॉट एज ए डॉक्टर, इवन वैक्सीन ट्रायल में भी जिस तरीके से पैनिक था माता पिता में, बच्चों में, जिस तरीके से फ़ोन करते थे कि हम अपने बच्चों को कराना चाहते हैं, हम उनको उस समय भी समझाते थे कि ऐसी जरूरत नहीं बच्चों में लगती। अभी वैक्सीन की बच्चों में जरूरत उतनी नहीं लगती, क्योंकि अगर डिजीज माइल्ड है, वैक्सीन का मेन रोल जो है डिजीज की सिवियरिटी को कम करता है, मॉर्टेलिटी को कम करता है। ये है प्रूवन है। और जो एडल्ट में हम प्रिस्क्राइब करते हैं उसका मेन मकसद यही है कि हम एटलीस्ट सिवियरिटी कम कर दें, डिजीज को जो है डेथ कम कर दे। अगर बिल्कुल ही माइल्ड डिजीज हो तो एडल्ट में भी हमें चिंता नहीं होगी। तो वैक्सीन ये बहुत बड़ा काम कर रहा है। हाँ। बच्चों के लिए जो है अभी तक कोई इतना बड़ा एडिशनल बेनिफिट होगा नहीं लग रहा है। एक तो वो इन्फेक्ट हो चुके हैं, नेचुरल इन्फेक्शन जो है सफिशिएंट एविडेंस है, बेटर और लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो फिर अभी तक जो है बच्चों को उतनी जरूरत नहीं महसूस हो रही है। ये बड़ी अच्छी बात है। हर जगह क्लिनिकल ट्रायल में अगर ऐसे आने कि बच्चे इन्फेक्ट हो चुके हैं, फॉरगेट अबाउट क्लिनिकल ट्रायल, आप दूसरे भी एविडेंसेस देख लीजिए। आईसीएमआर ने सीरो सर्वे कराया, उन्होंने पाया कि नहीं, बच्चों में जो है एडल्ट के बराबर ही है या कहीं ज्यादा है, कम नहीं है। दिल्ली या अलग अलग स्टेट्स ने अपने सीरो सर्वे कराया। मैं दिल्ली की बात करूं तो 51% एडल्ट थे लास्ट सीरो सर्वे में और 54% बच्चे। तो बच्चों में डिजीज बहुत ही माइल्ड है और इसलिए बच्चों को लेकर बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। पैनिक क्रिएट करने के पीछे कुछ और मकसद हो सकता है, साइंस नहीं हो सकता। जी हाँ। डॉक्टर उमर हसन, मैं आपके पास आ रही हूँ सर, क्योंकि इस ट्रायल से निकलकर जो चौंकाने वाली चीजें सामने आई हैं उसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। 2 साल से 18 साल तक के बच्चों पर दरअसल ये वैक्सीन ट्रायल हो रहा था, जिसमें ये निकलकर सामने आया कि 12 साल से 18 साल के बच्चों में जो 50 वॉलंटियर्स चुने गए थे उनमें 10 में एंटीबॉडीज थी। 6 से 12 साल तक के बच्चों में 30 बच्चों में से 5 में एंटीबॉडीज मिली। 2 साल का बहुत छोटा बच्चा होता है, आप सोचिए 2 साल के बच्चे में भी एंटीबॉडीज पाई गई। यानी 2 साल से 6 साल के जो 20 बच्चे चुने गए थे उनमें से 3 में एंटीबॉडीज बनी है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बिना किसी सिम्टम के ये बच्चे रिकवर हो गए,
ये खतरा है या फिर ये बच्चे खतरे से बाहर हैं? क्योंकि थर्ड वेव को लेकर तो हम यही कह रहे हैं कि बच्चों पर थर्ड वेव का असर देखने को मिलेगा। सबसे पहले धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और आपका सवाल जो है उसमें मैं ये बोलना चाहूँगा जी। कि बच्चों को भी उतना ही ससेप्टेबल है इस बीमारी का जितना एडल्ट को है। और ये जो आप देख रहे हैं कि बच्चों में एंटीबॉडीज बन रही हैं और बच्चों में कोई इसके लक्षण नहीं आ रहे हैं, ये दिखाता है कि जो हमारा एडल्ट में डेटा है कि 70 से 80% लोग माइल्डली इन्फेक्ट होंगे और जो 20% लोग हैं उनमें सिम्टम्स आएंगे, ये बच्चों में भी अप्लाई करता है। और ये जो 50 बच्चों का डेटा आप मुझे दे रही हैं, जी। अगर मैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में, बिकॉज हम सारे लोग कोरोना वॉरियर्स हो गए थे, हमारे पास हार्ट के अलावा बहुत कॉल्स आते थे कोरोना वायरस को लेकर और बहुत लोग हमसे बात करते थे। तो अगर एक घर में 10 लोग हैं तो 10 लोग में से ये कम से कम 7 या 8 लोग को होता था। तो उसमें बच्चे भी आ जाते थे और जिन 2 को नहीं होता था उनके भी अगर आप एंटीबॉडी चेक कराते थे तो एंटीबॉडी बने हुए होते थे। डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी, कितना तगड़ा इन्फेक्शन हुआ उतना ही बॉडी में एंटीबॉडी रिस्पॉन्स आता था, लेकिन सब में एंटीबॉडी बने होते थे। अब ये एंटीबॉडी कितने दिन तक हमें प्रोटेक्ट करेंगे, कितने दिन तक प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बट ये बोल देना कि थर्ड वेव में सिर्फ बच्चों को ही खतरा है, आई डोंट थिंक ये करेक्ट चीज है। मेरे ख्याल से सबको इक्वल खतरा है। बच्चों के लिए इतना इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि बच्चों को एक टर्म यूज करा है हम लोगों ने, सुपर स्प्रेडर्स, कि बच्चों को सिम्टम नहीं होंगे लेकिन वो इस वायरस को एडल्ट्स में और बाकी लोगों में बिना किसी सिम्टम के फैला सकते हैं। इसलिए हमें अपने बच्चों को, देश के बच्चों को बचा के रखना है कि उनसे वायरस और आगे ना फैले। बट ज्यादा बच्चे इफेक्ट होंगे, मैं अपने कोलीग से बहुत सहमत हूँ इस बात पे। ऐसा कोई हमारे पास डेटा नहीं और ना हमें इस चीज को सोचना चाहिए। हाँ, वैक्सीन जरूर अगर बच्चों के लिए आ जाए तो हमारे पास एक और अच्छी चीज होगी जिससे हम और इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। डॉक्टर छमिंदर सिंह, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि डॉक्टर उमर हुसैन कह रहे हैं कि सेकेंड वेव में भी बच्चे संक्रमित हुए हैं, ऐसे आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। तो फिर अगर कोई और वेव आती है, थर्ड वेव आती है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं खतरा उन पर भी होगा। आप कैसे देख रहे हैं, ये बच्चे खतरे से बाहर हैं या फिर खतरा है उन पर भी? नमस्कार, मैं पहले शुक्रिया करना चाहूँगा नेटवर्क 18 का मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जैसे कि पहले डॉक्टर साहब ने कहा है कि बच्चे उतने ही रिस्क पे हैं जितने एडल्ट रिस्क पे हैं, और पुरानी जो हमारी कोविड की वेव्स आई हैं उसमें भी वैसा ही हुआ है। और इस बार जो थर्ड वेव एक्सपेक्टेड है उसमें भी बच्चे सेम रिस्क पे हैं जितने एडल्ट रिस्क पे हैं। और बिकॉज बच्चों में अभी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है और एडल्ट्स में वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, तो देयर कैन बी वन थिंग व्हिच कैन अफेक्ट बच्चों में नंबर उस हिसाब से बढ़ के आ सकता है। और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर एडल्ट्स यूजुअली फॉलो कर लेते हैं और बच्चे उस तरीके से फॉलो नहीं कर पाते हैं। उसमें भी एक कारण हो सकता है कि बच्चों में कोविड का नंबर आ सकता है ज्यादा। मगर ये सोचना कि सिर्फ बच्चे ही अफेक्टेड होंगे, ऐसा नहीं है। कोविड अगर थर्ड वेव आती है तो ये एडल्ट्स को, बच्चों को, सबको इक्वली इफेक्ट करेगी। जी। डॉक्टर नीलम मोहन, मैं आपके पास विजय हाडा के बाद आऊंगी क्योंकि पीडियाट्रिशियन भी, आप सबको सुनने के बाद आपकी क्या राय है इस पूरे ट्रायल को लेकर? विजय हाडा, आप जरा बताइए, आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये खतरा है, खतरे से बाहर हैं बच्चे, जो एंटीबॉडीज पहले से डेवलप हो गई बिना किसी सिम्टम के, वो रिकवर भी हो गए, ये खतरा है उन पर, खतरे से बाहर है आने वाली किसी भी वेव से, या फिर खतरा तो है लेकिन उतना बड़ा नहीं है? डॉक्टर विजय। देखिए, ये जी सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, जो ये रिपोर्ट आज छपी है टाइम्स ऑफ इंडिया में और बाकी जो न्यूज़पेपर से भी एक न्यूज़ आ रही है, तो रिजल्ट ऐसा नहीं है कि बहुत ही चौंकाने वाले हैं। अगर हम देखें कि जो एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन होता है वायरस इन्फेक्शन में, और कोरोना वायरस कोई उसका ऐसे नहीं कि कोरोना वायरस में नहीं होगा। यूजुअली एज ए डॉक्टर हम मान के चलते हैं कि वायरल इन्फेक्शन में एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन एटलीस्ट 3 टाइम्स ज़्यादा होते हैं। तो शायद यही एक कारण है कि बच्चों में भी जो एसिम्प्टोमेटिक थे वो, उनमें एंटीबॉडी की और एंटीबॉडी पॉजिटिव निकलाई। तो मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि उनको भी एसिम्प्टोमेटिक
कोविड इन्फेक्शन हुआ होगा और वो कोई अनयूजुअल नहीं है। दूसरा ये कि इसका फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए जैसे बाकी मेरे कलीग्स भी बोल रही हैं, जो नेक्स्ट वेव आएगा, नहीं आएगा, अभी थोड़ा-सा कहना मुश्किल है। लेकिन अगर आएगा, तो ये मान के चलिए कि सारी पॉपुलेशन जो वैक्सीनेट नहीं है, उनको सारा इक्वल रिस्क है। देखिए हमने जो वैक्सीन की जो हमारी स्ट्रैटेजी थी, वो इस तरह की थी कि पहले हमने हेल्थ केयर वर्कर को या फ्रंट लाइन वर्कर को पहले वैक्सीनेट कर दिया, फिर ओल्डर एज को कर दिया, फिर हमने 18 से ऊपर वालों को कर दिया। तो एक ये वाला एज ग्रुप ऐसा है, जिनको अभी वैक्सीन नहीं मिली है। तो ऑब्वियसली अगर जिनको वैक्सीन नहीं मिली है, तो वो वाला ग्रुप एक ससेप्टेबल ग्रुप या पोटेंशियली जो इन्फेक्शन जिनको हो सकता है, वो वाला ग्रुप बनता है। दूसरा एक ये है कि जो बच्चे हैं, उनमें आप देखिए जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो होता है, हम अडल्ट ईज़िली फ़ॉलो कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पे बच्चों की बात आती है, तो हम खुद भी भूल जाते हैं कि हमें बच्चे को गले नहीं लगाना है या प्यार नहीं मतलब करना बच्चे है, मतलब गोद में बच्चे नहीं अपने लिए उठाना है। उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना दूसरों के लिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, वो भी एक बात है और जी। दूसरा बच्चे ऐसे घुलते-मिलते हैं, उनको कंट्रोल करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये वाले पॉइंट हमें ध्यान देने पड़ेंगे। अदरवाइज़ मेरे को लगता है कि जो सारी पॉपुलेशन जिनको इन्फेक्शन नहीं हुआ है या वैक्सीन नहीं लगी है, तो सारे रिस्क पे हैं। डॉक्टर नीलम, रिस्क कितना बड़ा है? क्योंकि देखिए सेकेंड वेव में हमने देखा ज्यादातर सिम्टोमेटिक ही थे। फर्स्ट वेव में हमने देखा कि जो लोग भी संक्रमित हुए, हालांकि उसमें मुझे नहीं पता कि बच्चे भी हुए थे या नहीं हुए थे, लेकिन सेकेंड वेव में बच्चे भी हुए हैं संक्रमित। फर्स्ट में एसिम्टोमेटिक भी थे, सेकेंड में एसिम्टोमेटिक नहीं थे। ज्यादातर लोगों को सिम्टम्स हुए, बच्चों को लेकिन सिम्टम्स नहीं हुए हैं। तो आप ये कितना बड़ा रिस्क मानती हैं बच्चों पर? जी, मैंने सबको सुना और आपको ये बताना चाहूँगी कि जो ये स्टडी है जी। कुछ बिल्कुल आश्चर्य वाली बात नहीं है, बिकॉज़ इससे पहले ही एम्स और डब्ल्यूएचओ की जो स्टडी हुई थी, इंटरिम स्टडी 4700 की, उसमें बता दिया गया था कि बच्चों में 50% ऑलमोस्ट एंटीबॉडी आई थी। मुंबई की स्टेट से जो 20th जून को रिलीज़ हुई थी, उसमें भी 50% एंटीबॉडी आई थी, भुवनेश्वर में 30%, अगरतला लेस देन 50। तो इस तरीके से एनीवेयर रेंजिंग फ्रॉम 30 टू 50% वेरियस स्टेट्स में आ रही है। उल्टा यहाँ तो एवरेज 20% का ही है, जो आपने अभी बताया नागपुर। हाँ, अराउंड मुद्दा ये नहीं है, 80%, मुद्दा ये नहीं है, 18%। 18.6%। हाँ, सो समथिंग। मुद्दा ये है कि आप वन क्वेश्चन कि आपकी जो एंटीबॉडी नेचुरल इन्फेक्शन वर्सेस वैक्सीनेशन, जी। अगर हम ये सोचते कि सबको नेचुरल इन्फेक्शन से एंटीबॉडी अच्छी आ गई तो हम वैक्सीन ही नहीं देते, लेकिन हम उन्हें वैक्सीन देते हैं क्योंकि जो रिस्पॉन्स है एंटीबॉडी का वो मोर होमोजेनस होता है, टी सेल्स इन बी सेल इन्वॉल्वमेंट इन होमोजेनस। सो दैट इज नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, आपकी एंटीबॉडी कितनी लास्ट करती है। मॉडर्ना वैक्सीन के सेकेंड डोज के बाद उनकी स्टडी में उन्होंने बताया था लैंसेट पेपर में कि 6 मंथ्स के बाद भी वो एंटीबॉडी लास्ट करी है, लेकिन क्या इसके बाद वो 8 महीने 9 महीने लास्ट करेगी, इसका इंफॉर्मेशन कम था। इसीलिए यूके में अब बूस्टर डोज मोर देन 50 इयर्स के ऊपर देने की बात हुई है सितंबर में। इसका मतलब क्लियरली है कि उनको लग रहा है कि एंटीबॉडी वीन हो रही है और उसको उसकी बूस्टर डोज की है। और ये भी हमें मालूम है कि जिसको सिवियर इन्फेक्शन होता है उसकी एंटीबॉडी रिलेटिवली ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स आता है एज कंपेयर टू जिनको माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक होता है। ये सिंपल जनरल बात बताई हूँ। तो अब आ जाते हैं बच्चों पे। फर्स्ट वेव में आपने देखा था कि मोर देन 65 इयर्स की डेथ हुई। सेकेंड वेव में आपने देखा कि लेस देन 50 इयर्स की ज्यादा डेथ हुई। सो देयरफॉर ये जो एक्सपर्ट्स ने थर्ड वेव को आपको डराया, वो इसलिए नहीं डराया कि बच्चों में ज्यादा होगा। उनका मतलब था कि रिलेटिव प्रॉब्लम। अब जैसे आपके सामने मोदी जी ने 4 दिन पहले जब बताया वैक्सीन जून में 40 lakhs पर डे की हुई, हमारा टारगेट इज 1 crore पर डे, और 1 crore पर डे से 3 months में हम जुलाई अगस्त सितंबर में कोशिश कर रहे हैं कि बाकी के 90 अब मिल जाए और 100 करोड़ की जनता जो मोर देन 18 इयर्स है उसको वैक्सीन मिले। तो बचे कौन? बचे सिर्फ लेस देन 18।
तो रिलेटिवली किसको ज्यादा इन्फेक्शन की, क्योंकि ये भी हम आपको बता रहे हैं कि वैक्सीन लेने से आप प्रोटेक्टेड है, ये तो हम बोल रहे हैं कि वैक्सीन लेने से सिवियरिटी कम होगी, वैक्सीन लेने से माइल्ड होगा, वैक्सीन लेने से ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, वैक्सीन लेने से आईसीयू की जरूरत नहीं है, ये तो हम सब बोल रहे हैं। तो जो 5% या 2% बच्चे हैं सिवियरिटी, उनका हमें रिलेटिव डर है कि हो सकता है। सेकंड, जो MISC कॉम्प्लिकेशन 0.1% है, उसको बोलते हुए कि वो जो रूरल एरिया है, MISC कॉम्प्लिकेशन सिर्फ आईसीयू की जरूरत होती है, तो वहां तक नहीं फैलेगी। कोशिश ये थी एक्सपर्ट्स की कि देश का हर बच्चा, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, रूरल हो या अर्बन हो, हर एक को नुकसान ना पहुंचे, इसीलिए एक्सपर्ट्स ने डराया। और ये इसका मतलब का 2 तरीके होते, एक मैं आपको इतला करती हूँ, एक मैं डराती हूँ। तो मेरा ये कहना है कि पेरेंट्स को बिल्कुल 0% मत डरे, क्योंकि जो देश है, देश में जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जिस तेजी से काम कर रही है, हर एक स्टेट में हर एक पीडियाट्रिक बच्चों के लिए क्या बेड्स है, उनकी पोजीशन, आईसीयू, रूरल, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, एजुकेशन, सबको स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स, गवर्नमेंट ऑफ हेल्थ ने पूरे आपको गाइडलाइंस दिए। इसका कितना फायदा हुआ कि हमने सबको एजुकेट कर दिया कि अगर हुआ तो हम कैसे डील करें। क्यों? क्योंकि डेल्टा प्लस अब आया है। हमने तो कभी डेल्टा सोचा भी नहीं था फर्स्ट वेव में, हम तो सिर्फ अल्फा बीटा की बात करें, उसके बाद आया डेल्टा। तो अब इसीलिए दूध का जला छाछ को फूके, हम नहीं चाह रहे थे कि कुछ भी हो। तो ओवरऑल पेरेंट्स के लिए चिंताजनक बात नहीं है, ओवरऑल खुशी है कि एवरेज पूरे देश में 50% बच्चे पॉजिटिव है। जो बाकी के 50% है, उनके लिए भी हमारी कोशिश है कि वैक्सीन मिल जाए। तो ये जो कोवैक्सीन का ट्रायल हुआ जिसकी आप बात करी, उस ट्रायल में उम्मीद है कि अर्ली, नॉर्मली 3 मंथ्स उनको वेट करना चाहिए आफ्टर द सेकेंड डोज। हो सकता है कि गवर्नमेंट उसे इमरजेंसी एक्सेप्टेंस दे दे, हो सकता है कि वो ईयर एंड के बदले अक्टूबर में उसको इजाजत मिल जाए वैक्सीनेशन की। तो ये सब प्री प्रिपरेशन करना वॉर फुटिंग पे हमेशा जरूरी है, चाहे वो वेस्ट हो या क्या। तो इसी तरीके से ये तैयारी की गई जो अच्छी हुई है, जिससे हम कह रहे हैं कि सारे डॉक्टर्स तैयार है, चाहे वो रूरल हो या अर्बन हो या सब जने जिस तरीके से तैयारी है, वो मुझे खुशी है कि वो तैयारी है। और माँ बाप से ये कहूंगी कि आप ये मत सोचें कि कुछ नहीं होगा, ये सोचें कि हो सकता है। इसीलिए आपको सोशल अप्रोप्रिएट बिहेवियर करें। अभी आप बच्चों को प्लीज कृपया करके ऐसे, जैसे अभी हमने स्कूल अलाउ नहीं करे, और उन्हें सोशल गैदरिंग से, पार्टीज वार्टी से दूर रखें, क्योंकि उनको अभी वैक्सीन नहीं मिली है। जब तक गवर्नमेंट से ये आपको आ जाता है संकेत कि अभी आपका सोशल बिहेवियर नहीं है, तब तक आपको सोशल बिहेवियर, सोशल डिस्टेंस आपकी सिर्फ वही एकमात्र बचाने की है जब तक वैक्सीन है। ठीक है, मैं उस पर भी आऊंगी डॉक्टर संजय, क्योंकि आप कह रहे हैं कि नेचुरल इम्यूनिटी अगर डेवलप हो गई है बच्चों में तो ये अच्छी बात है, लेकिन अब फिर सवाल ये खड़ा होगा, क्योंकि हम बार बार यही कह रहे थे कि कम से कम हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, जल्द से जल्द वैक्सीन आ जाए। अब ये आंकड़े देखकर, हालांकि डॉक्टर नीलम ने कुछ सीवियरिटी का भी जिक्र किया कि कुछ % हो सकता है कि वो बच्चे सीवियर केसेस हो सकते हैं, ऐसे में क्या लगता है आपको, बच्चों को वैक्सीन की क्या जरूरत है या फिर अभी फिलहाल नहीं? डॉक्टर संजय। अभी मैं बता देता हूं। देखिए, ये वायरस जो है 1.5 साल पुराना हो चुका है और हमारे पास काफी एविडेंसेस जनरेट हो चुके हैं ग्लोबली, लोकली भी और ग्लोबली भी। मैं थोड़ी सी 2 मिनट लेके पहले सर आराम से बताइए सर। देखिए, मैं कम से कम 50 से ज्यादा पब्लिकेशंस हैं, हाई इम्पैक्ट जर्नल्स में है। अभी ये पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने 40 लाख लोगों का डेटा रिलीज किया है, नेचुरल इन्फेक्शन जिनको हो चुका था पिछले वीक ही। WHO ने अभी अपने स्टेटमेंट जारी किए हैं। मैं तीनों के बारे में बस एक बताऊंगा। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन का एक है, उन्होंने ऑक्सफोर्ड में 12,000 हेल्थ केयर प्रोवाइडर को फॉलो अप किया करीब 7 महीने तक, 31 वीक तक। बेस लाइन पे
1177 IgG पॉजिटिव थे, एनी लेवल ऑफ IgG। जो हम न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज की बात करते हैं, यूजुअली हम इन्फेक्शन में कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज का। उन्होंने 7 महीने तक फॉलो अप किया, उसका रिजल्ट मैं सिर्फ बता देता हूँ। उस रिजल्ट का ये था, और हर 15 दिनों पे RT-PCR कर रहे थे, तो बहुत ही अच्छा डिजाइन था। अच्छे डिजाइन से और इतने बड़े सैंपल साइज पे कोई स्टडी नहीं हुए हैं। आप उनमें 2 पॉजिटिव हुए 7 महीने तक बाद भी RT-PCR। ये सिम्टोमेटिक और सीवियरिटी किसी ऑल वेर एसिम्टोमेटिक, ये दोनों भी एसिम्टोमेटिक थे और सीवियरिटी किसी को नहीं हुई। किसी को नहीं हुई। जो अनवैक्सीन में IgG नहीं था, उनमें 200 समथिंग इंजेक्शन, मुझे नहीं याद है। अगर आप जैसे हम वैक्सीन इफिकेसी कैलकुलेट करते हैं, वैक्सीन इफिकेसी अगर इन्फेक्शन की इफिकेसी मैं कैलकुलेट करूं तो 100% अगेंस्ट सीवियरिटी एंड ये है आपका सिम्टम्स टिल 7 मंथ। किसी भी वैक्सीन का टिल 7 मंथ नहीं है। जितनी हमने इफिकेसी की हुई है वह 3 मंथ 4 मंथ के डेटे पे जो है इफिकेसी कैलकुलेट किया हुआ है। अगर मैं इन्फेक्शन की बात करूं, 2 की पॉजिटिविटी हुई, 95-96% के बीच में आएगा इफिकेसी कि इन्फेक्शन को रोकता कितना है। जो बाकी वैक्सीन हैं वह जो है इन्फेक्शन को रोकने में उतने कारगर ना हो, लेकिन सीवियरिटी रोकने में कारगर काफी है। वैक्सीन 100% नहीं है, 7 मंथ तक तो किसी का डेटा ही नहीं है, 100% नहीं है, लेकिन वह सीवियरिटी रोक रहे हैं, डेथ रोक रहे हैं और अच्छे खासे। इवन अगर सिंगल भी डेथ रोकता है तो तब तक हमें उसको रिकमेंड करते रहना पड़ेगा अच्छा खासा। 70-80% भी रिड्यूस हो रही है। 1 लाख में अगर 1000 लोग सपोज मर रहे हैं, अगर हम 700 लोगों को बचा ले रहे हैं वैक्सीन से, तो डेफिनेटली वैक्सीन का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन नेचुरल इन्फेक्शन में उसका कोई रोल नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नेचुरली इन्फेक्ट करते रहेंगे। अगर हमारे पास वैक्सीन है तो जिन लोगों को नहीं हुआ है उनको वैक्सीन देने की जरूरत है। हाँ डॉक्टर संजय, क्योंकि वैक्सीन नहीं है ना, इसीलिए मैं ये सवाल पूछ रही हूँ कि क्या वैक्सीन की अभी जरूरत है या फिर रुका जा सकता है, क्योंकि अभी तो वैक्सीन आई ही नहीं है, मंजूरी भी नहीं मिली है। डॉक्टर नीलम, मैं आपके पास आ रही हूँ। डॉक्टर संजय कंप्लीट कीजिए आप। हाँ, बस मैं इसको कंप्लीट करना चाहता हूँ। अभी पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड में 40 लाख लोगों को, जो करीब 47 लाख अभी तक हो चुके हैं इनफेक्ट, उनका डेटा रिलीज किया हुआ है। आप लोग खुद देख लीजिए उस डेटा को। आप जो एक्चुअल री इन्फेक्शन है ये बहुत ही रेयर, उन्होंने कहा कि रेयर है और उनमें सीवियरिटी ऑलमोस्ट न के बराबर है, किसी की नहीं होती है। ठीक है, तो इवन आफ्टर 1 ईयर आप अपने ऑब्जर्वेशन, अपनी कंट्री का ऑब्जर्वेशन देख लीजिए। फॉरगेट अबाउट ऑल एविडेंसेस। पिछले साल अगर मार्च अप्रैल की मैं बात करूं, दुनिया का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट कौन सा था? धारावी में जो है सबसे ज्यादा एक जियोग्राफिकल लोकेशन से केसेज आ रहे थे। 1 साल बाद क्यों नहीं केसेज आ रहे हैं? ये दर्शाता है कि नेचुरल इन्फेक्शन बेटर प्रोटेक्टेड है और ये एविडेंसेस है। मैं साइंस की अगर बात करूं तो एविडेंस है। मॉडर्न मेडिसिन की खूबी है कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहते हैं। ये कि नेचुरल इन्फेक्शन के बाद वैक्सीन जो है बूस्टर का काम करेगा, बेटर प्रोटेक्शन हो सकता है, ये स्पेकुलेशन है। संभावनाओं का समय चला गया और हमें इसको यूज करना चाहिए। आज की डेट में मैं ये कह सकता हूँ कि कोई जरूरत नहीं है। और वह शायद हम किसी दबाव में ये रिकमेंडेशन देते हैं, कुछ लोगों को पता नहीं है इसलिए रिकमेंडेशन देते हैं। और ज्यादातर लोग जो है, ज्यादातर लोगों को रियली एविडेंसेस को जो है वो ध्यान से देखते नहीं है कि क्या एविडेंसेस पूरी ग्लोबली जनरेटेड है। हाँ, कुछ लोग जो है वेस्टेड इंटरेस्ट पे करते हैं और वो मीडिया कवरेज मिलता है। मीडिया कवरेज ये कभी नहीं मिलता है कि नेचुरल इन्फेक्शन से इतना प्रोटेक्शन हो रहा है, कि 100% प्रोटेक्शन हो रहा है। ये इसको हेडलाइंस मैनेजमेंट नहीं होता। हेडलाइंस मैनेजमेंट की वो हमारी स्टडी की अभी कोई जिक्र कर रहे थे और रियली वो फैक्ट है। कई स्टडी ऐसी होती है जिसका हेडलाइंस बनता है। हमारे यहाँ की स्टडी, अभी मैं एक स्टडी सारी न्यूज़पेपर में हेडलाइंस थी, एम्स की स्टडी, उन्होंने देखा था कि जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो रहे हैं उसमें कितने लोगों को जो है कौन सा वेरिएंट है, कि डेल्टा वेरिएंट है, कौन सा वेरिएंट है। उसमें सारी पेपर्स की हेडलाइंस थी। क्या हेडलाइंस थी? कि वैक्सीन लेने के बाद किसी की डेथ हुई नहीं, उस स्टडी का ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, तो इस टाइप का इन्फ्लुएंस करना जो है। जी ठीक है डॉक्टर संजय, मैं आपके पास लौट रही हूँ। डॉक्टर नीलम, आप कुछ कहना चाह रही हैं, बोलिए। नहीं, आई थिंक डॉक्टर साहब भी वही बोल रहे हैं जो मैंने बोला, कुछ फर्क नहीं। तो अभी तक हमारे पास जो एंटीबॉडी की प्रोटेक्शन है वो 7 मंथ्स की बताई गई है। तो जो BMJ में आया है उन्होंने कहा था कि प्रोबेबली 1 ईयर पे हमें बूस्टर देने की डोज की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए इंडियन डॉक्टर्स ने भी रिक्वेस्ट किया है गवर्नमेंट से
कि probably before third wave we might consider a booster dose for healthcare workers जिनको बहुत पहले मिल चुकी है। डॉक्टर नीलम, मैं सारे उस थर्ड वेव को लेकर बाद में आऊंगी, लेकिन अभी बात हम बच्चों की कर रहे हैं। क्या बच्चों इसीलिए को बता आपको रही लगता है कि फिलहाल जरूरत है बच्चों की वैक्सीन की, या अभी रुका जा सकता है? देखिए, वैक्सीन की स्टडी को बिल्कुल नहीं रोका जा सकता है। वैक्सीन की स्टडी को तेजी से फर्स्ट डोज उन्होंने दे दिया है, बहुत स्मॉल नंबर ऑफ पेशेंट्स में दिया है, जैसे आपने खुद स्टडी का डेटा बताया, वेरी स्मॉल हंड्रेड्स पेशेंट टोटल। जितने बाकी लोग हैं नेचुरल इम्यूनिटी से, हम्म बच्चों में ऐसा कुछ स्पेशल सुरक्षा कवच नहीं है जो एडल्ट्स के पास है। तो वैक्सीनेशन मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि ये देखा गया है कि जो सेकंड वेव आई थी वो डेल्टा वेरिएंट के साथ आई थी, और जो एडल्ट्स जिनकी कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगी हुई थी उनमें लगभग 80% तक वो एंटीबॉडीज डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट भी थी, और उनमें जो बीमारी हुई वो कम सीवियरिटी में हुई। तो अगर जो सिंगल डोज लगी हुई थी उनमें जो एंटीबॉडीज थे डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट वो 42% तक थे। तो जैसे अभी जो रिसर्च आ रही है वो बूस्टर डोज के लिए भी कह रही है कि बूस्टर डोज भी लगनी चाहिए। नेचुरल इम्यूनिटी अपनी जगह है, मगर वैक्सीनेशन का कवच बच्चों को मिलना भी उतना ही जरूरी है जितना बाकी पॉपुलेशन को मिलना जरूरी है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसी कोशिश में है, और सारी कंपनीज भी इसी कोशिश में हैं कि ट्रायल्स जल्दी से जल्दी पूरे हों और वैक्सीनेशन बच्चों में शुरू हो सके। डॉक्टर विजय हाडा। जी देखिए, मेरे को लगता है कि जो हम कुछ चीज़ें कंफ्यूज कर रहे हैं। एक चीज़ ये है कि क्या बच्चों को वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। यस, बच्चों को भी वैक्सीन मिलना चाहिए। लेकिन हम लोग जो एक्सपर्ट जो बार बार आर्ग्यूमेंट करते हैं, एक ही बात पे करते हैं कि बच्चों की जो ट्रायल है ना वो कंप्लीट होनी चाहिए, प्रॉपरली कंडक्ट होनी चाहिए, रिजल्ट सारे अवेलेबल होने चाहिए। ये नहीं कि आप जल्दी जल्दी में कुछ थोड़े से बच्चे लिए और उनको रिजल्ट दिखाया और एक इमरजेंसी ऑथराइजेशन टाइप का कर दिया। नहीं, वो ठीक नहीं है बिल्कुल भी। नहीं सर, ये थर्ड फेज का उन्होंने अभी सैटरडे को ही अपना जो ट्रायल है वो कंप्लीट किया है। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, उसका रिजल्ट देखिए, अभी उन्होंने शुरू ही किया है। अब कितना दिन हुआ उसको वैक्सीन देते हुए? आप एफिकेसी दिखा दो 2 महीने की, 3 महीने की, ये तो कोई ठीक नहीं है ना। देखो, जो पहले हमने जो अभी तक जो वैक्सीन को इमरजेंसी ऑथराइजेशन दिया है वो ठीक है, काफ़ी इमरजेंसी थी और हमने दे दिया है, पर बच्चा ना बहुत ही वल्नरेबल ग्रुप होता है। इसमें वैक्सीन जो आज हम देंगे उनकी आप देखिए, बच्चे कम से कम नेक्स्ट 80-70 ईयर तक रहने वाले हैं। अगर कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट आया तो आप ये देखिए कि कितनी पॉपुलेशन एट रिस्क होगी। वो भी हमें एक ध्यान में रखना चाहिए। अडल्ट ठीक है, जैसे 60 ईयर पे ओल्ड पे आपने कुछ दिया और लेटर से कुछ 5 ईयर डाउन द लाइन या 10 ईयर डाउन द लाइन कोई ऐसा एडवर्स इफेक्ट आता है उसका वैक्सीन का, तो चलो उनको इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन वही चीज़ एक हमने 2 साल के बच्चे को दी वैक्सीन और कुछ ऐसा एडवर्स इफेक्ट आ रहा है जो 3 महीने में नहीं है, 1 साल बाद है या 2 साल बाद है, तो उसका आप इम्पैक्ट देखिए कितने साल तक रहने वाला है। उस बच्चे को मान लो कोई डिजेबिलिटी हो गई, लेटर से कि जो वैक्सीन में कॉमन सीएनएस साइड इफेक्ट बहुत कॉमन होते हैं, जैसे कोई एनकेफेलाइटिस हो गई जिसकी वजह से उनका लेटर से कि कुछ मिर्गी आने लग गई या एपिलेप्सी हो गई, तो आप ये देखिए उसको, उस बच्चे को उस साइड इफेक्ट की वजह से पूरी उम्र के लिए उसी के साथ रहना पड़ेगा। तो ये हम बार बार एज ए साइंटिस्ट या एज ए रिसर्चर या एज ए फिजिशियन एक ही बात बोल रहे हैं कि बच्चों को भी वैक्सीन चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई उसको मना नहीं करेगा कि वैक्सीन नहीं चाहिए, लेकिन ट्रायल प्रॉपरली कंडक्टेड होनी चाहिए, रिजल्ट एक सफिशिएंट ड्यूरेशन की होनी चाहिए। 1 महीना 2 महीना नहीं चलेगा, ये थोड़ा सा लंबा वाला होना चाहिए। और जैसे ये जो है जो ये दिखा रहे हैं कि एंटीबॉडी ऑलमोस्ट 50% बच्चों में मिली है, पहले भी कुछ स्टडीज हुई हैं, तो उससे ये लगता है कि हाँ बच्चे भी एक्सपोज हुए हैं और कुछ बच्चे इम्यूनाइज्ड भी हैं इसमें। और एक जो बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं कि नेचुरल इम्यूनिटी आफ्टर नेचुरल इन्फेक्शन वर्सेस वैक्सीन, तो देखिए साइंस को अगर हम फॉलो करेंगे तो कोई भी साइंटिस्ट या रिसर्चर ये कभी नहीं बोलेगा कि नेचुरल इन्फेक्शन से वैक्सीन की इम्यूनिटी बेटर होती है। वो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। रीजन उसका सिंपल है कि जब नेचुरल इन्फेक्शन होता है तो सारे कंपोनेंट जो वायरस के हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, वो सारे के सारे जो आर्म होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम के, चाहे वो बी सेल इम्यूनिटी हो, टी सेल इम्यूनिटी मीन्स सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी या एंटीबॉडी वाली,
सारे के सारे एक्टिवेट होते हैं इंक्लूडिंग कम्प्लीमेंट सिस्टम। तो उसमें जो इम्यूनिटी बनेगी वो मेरे को लगता है कि ज़्यादा कंप्लीट होगी और लॉन्ग लास्टिंग भी होनी चाहिए। बूस्टिंग की ज़रूरत है कि नहीं है वो एक सेपरेट इश्यू है, वो अभी तक किसी ने देखा नहीं है। तो मेरा मानना यही है, और ऐसे नहीं है कि मेरे मन गढ़ंत बात है, ये साइंस में इसका एविडेंस है कि जो नेचुरल इन्फेक्शन होता है वो बेस्ट इम्यूनिटी देता है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, चिकन पॉक्स अगर एक बार किसी को हो जाता है तो उसको वैक्सीन लगाने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ती है, कभी भी उसको वैक्सीन नहीं देते। ऐसे ही मीजल, माम्स, रुबेला किसी को अगर बचपन में हो गया तो उसको वैक्सीन देने की जरूरत नहीं होती है। तो उसी प्रिंसिपल पे मैं ये बोलता हूँ, अगर कोविड इन्फेक्शन एक बार किसी को हो गया तो कोई ऐसा मतलब साइंस के बेसिस पे हम उसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होगा कि उसको लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी नहीं है। पक्का उसको लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी होगी। आप देख लीजिए वैक्सीन वर्सेस प्रीवियस इन्फेक्शन के अगर आप तो सर डाटा निकाल के कंपेयर करेंगे, लॉन्ग लास्टिंग आप कह रहे हैं कि रहती है कितने वक्त तक सर? देखिए आपका सवाल बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली डिजीज ही सिर्फ 1.5 साल पुराना है, तो इसका आंसर कोई कैसे देगा जी ना। तो आप ये देखिए, अगर कुछ डाटा अगर हम निकाल के देखेंगे जिनको नेचुरल इन्फेक्शन हुआ तो उनमें री इन्फेक्शन रेट कितना है और वैक्सीन के बाद इन्फेक्शन रेट कितना है, वो अगर कंपेयर करेंगे तो हमें एक आइडिया लग जाएगा कि नेचुरल इन्फेक्शन के बाद या वैक्सीन के बाद कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है। और अनफॉर्चुनेटली मेरे को कोई ऐसा याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली फिगर कि नेचुरल इन्फेक्शन के बाद री इन्फेक्शन रेट क्या है और वैक्सीन के बाद क्या है। अगर उनको हम कंपेयर करेंगे तो आई स्ट्रांगली बिलीव कोई इसमें मेजर डिफरेंस नहीं होने वाला। हो सकता है कि नेचुरल इन्फेक्शन फार मोर इम्यूनोजेनिक, मोर प्रोटेक्टिव देन वैक्सीन। ठीक है, ये क्योंकि कंसर्न भी है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर हम बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को अगर हम वैक्सीनेट करते हैं तो उससे पहले प्रॉपर ट्रायल्स होने चाहिए। डॉक्टर शमिंदर सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं, सर बोलिए। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ और बताना चाह रहा हूँ कि नेचुरल इम्यूनिटी एडल्ट्स में भी है, मगर हम उनमें भी वैक्सीनेशन, जिनको कोविड हो चुका है हम उनको भी कह रहे हैं कि दे शुड आल्सो गेट वैक्सीनेटेड। जिनमें कोविड हुआ है हम उनको भी कह रहे हैं कि उनको कोविड वैक्सीनेशन की जरूरत है। तो वैक्सीनेशन की जो इम्पोर्टेंस है उसको हम ये कह के कम नहीं कर सकते कि बच्चों में नेचुरल इन्फेक्शन होने दें, उसके बाद वो एंटीबॉडीज डेवलप करें उसके, क्योंकि वो बेटर होती हैं, इसीलिए उनको वैक्सीनेशन ना दी जाए। वैक्सीनेशन सबके लिए इक्वली जरूरी है और लगनी चाहिए। इस बात को एक बार दोबारा से कहना चाहूंगा, मैसेज को क्लियर देना चाहता हूं। मैं ये नहीं बोल रहा कि बच्चों को वैक्सीन की जरूरत नहीं है। मेरा कहने का एक ही तात्पर्य है कि हमें बच्चों में वैक्सीन तभी देनी चाहिए जब प्रॉपर ट्रायल हो। प्रॉपर ट्रायल मींस सारे के सारे फेजेज में एग्जैक्टली ये जो हम कैलकुलेट करते हैं पार्टिसिपेंट नंबर बेस्ड ऑन पावर ऑफ द स्टडी की, उसका निकाल के सैंपल साइज एग्जैक्टली हम निकालें, उसको प्रॉपर फॉलो अप करें और एक रीजनेबल सा फॉलो अप हो। ऐसा नहीं कि आपने 1 महीने का डाटा निकाला, बता दिया कि भाई ये तो 80% पेशेंट में एंटीबॉडी डेवलप हो गई हैं और ये तो एफिकेशियस है, चलो बच्चों को दे दो। मैं उसी बात को सिर्फ चैलेंज कर रहा हूँ। बाकी सारी चीजें बिल्कुल ठीक है, जो भी बाकी मेरे कलीग्स बोल रहे हैं, पैनलिस्ट बोल रहे हैं, सब बातों से मैं सहमत करता हूँ। बस एक ही पॉइंट है कि बच्चों में वैक्सीन को अप्रूवल देने से पहले हमें प्रॉपर ट्रायल होने चाहिए, उसमें कोई भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। डॉक्टर संजय, आप क्या कहेंगे? हालांकि वैक्सीन तो अभी है ही नहीं बच्चों के लिए, और जैसे थर्ड वेव को लेकर ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि सितंबर अक्टूबर में आ जाए थर्ड वेव, तब तक क्या अवेलेबल हो पाएगी बच्चों के लिए वैक्सीन? देखिए, चूंकि वैक्सीन पे ट्रायल हम लोग कर रहे हैं तो अभी मैं उस पर कुछ कमेंट्स नहीं करूंगा। मैं डॉक्टर विजय हंडा की बात कर रहा हूँ जी। पूरी तरीके से उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात तय की है कि हमें जो है साइंस में एविडेंस की बातें करनी चाहिए। देखिए, सारे पब्लिक हेल्थ एक्शन का एक क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, इंक्लूडिंग वैक्सीनेशन, कोई ड्रग, किसी को ट्रीटमेंट देते हैं, सब में जो अभी हम क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं वो एविडेंस जनरेट करने के लिए कर रहे हैं कि उसका और वैक्सीनेशन से भी कोई दोनों में रिलेशन, जैसा डॉक्टर विजय कह रहे थे कि बिल्कुल हमें एविडेंस जनरेट करना चाहिए कि वैक्सीन कितना सेफ है हमें और कितना इफेक्टिव है बच्चों में। जब तक हम इसको डिमॉन्स्ट्रेट न कर ले तब तक कोई एक्शन लेना ये बहुत जल्दबाजी होगी, और इसलिए हमें बताना पड़ेगा कि बच्चों में सिवियरिटी कितनी है। देखिए, जितनी डेटा है हमारे पास, हिंदुस्तान की मैं डेटा की बात करूं, 40% से कम के लोगों में अगर आप देखें 40 साल से कम, करीब 75 से 78% लोग जो है इस ग्रुप में आते हैं पूरी पॉपुलेशन का।
ऑलमोस्ट सारा पॉपुलेशन हमारा जो है 40 साल से कम में है, 78% के आसपास, और कितने केसेस एडमिट हुए 20% के आसपास, और हार्डली करीब 25% पॉपुलेशन हमारा जो है 40 साल से ऊपर है, और उसमें 80% एडमिशन हुए। तो ये सब दर्शाता है कि कौन से रिस्क ग्रुप में है। उनमें अगर हम कंपेयर करें तो इसलिए साइंस में एविडेंस जनरेट करना, उसका यूज करना, उसमें ग्रेट एडवांटेज है। जो एल्डरली में 40 साल से ऊपर अगर हम दे रहे हैं तो उसका एडवांटेज है। पब्लिक हेल्थ में अगर कुछ नुकसान भी है वैक्सीन के, ऐसा नहीं है कि साइड इफेक्ट नहीं होते, बट जो एडवांटेज है वो बहुत ही ज्यादा है। बच्चों में हमें बताना पड़ेगा, ये जो है उसकी सीवियरिटी है बच्चों में। वैक्सीन से ये हमारा एस्टिमेशन है कि इतनी सीवियरिटी हम कम करेंगे, और उसको मेजर करना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर विजय ने कहा था कि लंबे समय तक इसका इम्पैक्ट हो सकता है। इवन हमें नोन जो साइड इफेक्ट हैं और अननोन साइड इफेक्ट हैं, अननोन की मैं बात ही नहीं करता, नोन है। क्यों नहीं पूरी दुनिया, पूरे यूरोप में, यूरोप की वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका, क्यों नहीं इन पॉपुलेशन में दिया जाता है 40 साल से कम? क्योंकि उन्होंने रिस्क असेसमेंट जब करते हैं तो इसमें 40 साल से कम में रिस्क ज्यादा है। यूके की वैक्सीन है, वहां बनती है ये एस्ट्राजेनेका। यूके अपने पॉपुलेशन को तो यंग पॉपुलेशन को नहीं देता, उसने जब फर्स्ट डोज दे दिया, इसको सेकेंड डोज जो है फाइजर और ये स्पेन से शुरू हुआ कि नहीं ये यंग में डिस्कस। तो इसलिए हमें बताना पड़ेगा कि इतना बेनिफिट है इससे, इसका ये नुकसान है और बेनिफिट उससे ज्यादा है, तब हम देंगे। इसलिए कि वैक्सीन देना है, इसकी बात है खाना पूर्ति नहीं करनी है बच्चों में। पार्टिकुलरली बच्चों की अगर बात करें, अगर सीवियरिटी नहीं है, ये डिमॉन्स्ट्रेट नहीं होता है कि सीवियरिटी की नहीं है, तो फिर इस समय देने का क्या फायदा है? और कोई नया वेरिएंट आता है, कोई नया वेरिएंट आ जाता है जो बच्चों को जो है इफेक्ट करने लगता है, तो कोई वैक्सीन अगर वो नेचुरल इन्फेक्शन को इन्वेट करने की कैपेसिटी रखता है तो प्रोबेबिलिटी यही होगी कि वैक्सीन को भी वह इन्वेट कर देगा। ठीक है, तो इस वैक्सीन का फायदा नहीं होगा। जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि कल कोई ऐसा वायरस आता है तो तुरंत वैक्सीन बनाई जाए। हम ये न कहें कि हमारे पास सेफ कोई वैक्सीन नहीं, इफेक्टिव वैक्सीन नहीं है। जैसे इन्फ्लुएंजा में करते हैं, बार बार क्लिनिकल ट्रायल नहीं करते, हमेशा नया स्ट्रेन आता रहता है, हम नए स्ट्रेन के अगेंस्ट तुरंत वैक्सीन बनाते हैं और दे देते हैं। वैसे ही जब बच्चों में जब हम सेफ्टी डिमॉन्स्ट्रेट कर लें, एफिकेसी डिमॉन्स्ट्रेट कर लें, उसके बाद यूज तब करें जब हमें रियली रिस्क। ठीक है डॉक्टर संजय, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी इतने पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ट्रायल्स प्रॉपर होने चाहिए बच्चों को वैक्सीनेट करने से पहले, लेकिन तैयारी पूरी रखनी चाहिए। अगर कोई वेरिएंट आता है और ऐसा होता है कि बच्चों पर उसका ज्यादा असर हो, उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। डॉक्टर उमर, जब बहुत जल्दी से जी, ये थैंक यू। ये जो कोरोना वायरस है ये आरएनए वायरस है और इसके वेरिएंट्स आते रहेंगे। जी डॉक्टर नीलम, तो जो मैं इस बात से सहमति रखता हूं कि हमें वैक्सीन का ट्रायल कंटिन्यू रखना चाहिए, और जब तक हमारे पास बिल्कुल पुख्ता सबूत ना हो कि ये वैक्सीन हेल्प करेगी बच्चों को, वी शुड बी केयरफुल इन गिविंग दिस वैक्सीन। बट मैं ये कहना चाहूंगा अपने कोलीग से कि ये आरएनए वायरस है, इसके वेरिएंट्स आएंगे और इसकी बूस्टर हमको लेनी पड़ेगी। तो जितने भी वैक्सीन, एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की जब हम बात करते हैं कि 40 इयर्स में कम वो क्यों लगा रहे हैं और हमारे यहाँ क्यों, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा बिलो 40 वाली है। बाहर वाले मुल्क में पॉपुलेशन बिलो 40 वाली इतनी नहीं है, ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है हमारे देश से और ज्यादा वहां पे एल्डरली पॉपुलेशन है। बट अगर आप डेटा देखेंगे तो जितनी डेथ्स इस बार यंगर एज ग्रुप में हुई हैं जी, वो एडल्ट से ऑलमोस्ट ज्यादा हुई हैं या बराबर हुई हैं, इसलिए क्योंकि हमारा यंगर पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड नहीं था। तो नेचुरल इम्यूनिटी, इसमें कोई शक नहीं है, नेचुरल इन्फेक्शन से बेहतर इम्यूनिटी होती है। बट हम कितना रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि ये वायरस इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि हम नेचुरल इन्फेक्शन की रिस्क नहीं ले सकते जी। जिस दौर से हमारा देश गुजरा है अप्रैल और मई के महीने में, ये दौर हम दोबारा नहीं देख सकते आते हुए। इसलिए सारे स्पेकुलेशंस है, इसलिए सारी तैयारी है। और हाँ, थोड़ा सा सबके जजमेंट में फर्क आएगा, बट मोटी बात यह है कि वैक्सीन लगवानी है और प्रॉपर सेफ्टी के बाद लगवानी है, और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमको रखना है जब तक एक हमारा सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन वैक्सीनेट ना हो जाए। ठीक है डॉक्टर नीलम। देखिए सिंपल, 138 करोड़ पॉपुलेशन इंडिया की, 41% लेस देन 18 years, which means close to 57 crores। उसका अगर आप मान के चले कि 50% जो आपने बताया स्टडीज में सीरोलॉजी पॉजिटिव आ रही है,
तो मेरे बच गए 27 करोड़। अगर उस 27 करोड़ में एवरेज करो कि 50% कोई इफेक्ट होगा तो 14 करोड़। 14 करोड़ में अगर आप एवरेज मान लो कि 1% सीरियस होंगे, छोड़ दो 1%, मैं बोल रही हूँ 0.05% को अगर एडमिशन और आईसीयू की जरूरत पड़ी तो भी 1.5 लाख बच्चे जो इंडिया में हमें एडमिशन चाहिए, अगर मैं 0.05% की मानती हूँ तो भी 1.5 लाख चाहिए। इसीलिए अभी बिल्कुल सही कर रहे हैं हम, जो इंफ्रास्ट्रक्चर अपने बच्चों को टैकल करने के लिए उनके एजुकेशन गाइडलाइंस ये सब तैयारी कर रहे हैं। और मैं बिल्कुल सहमत हूँ संजय जी और दूसरे पैनलिस्ट है, 100% ट्रायल में कोई जल्दी नहीं मचानी है, चाहे बिकॉज वो इंडियन वैक्सीन है, उन्हें पूरे तरीके से संपूर्ण तरीके से जांच करनी चाहिए। तब तक बड़ों की वैक्सीनेशन करनी चाहिए, बिकॉज बड़े वैक्सीनेशन हो जाएंगे तो घर पे नहीं लाएंगे। और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, यहाँ तो बड़े भी वैक्सीन नहीं ले रहे हैं, बात उनकी भी है कि उनको पहले लेना चाहिए और जब ये ट्रायल हो जाएंगे तब बच्चों को। लेकिन मैंने आपको सिंपल आंकड़ा बताया कि 0.05 भी मानूं 50% के इफेक्ट होंगे नेक्स्ट वेव में, तो भी ये नंबर 1.5 लाख के मुझे सब जगह पे चाहिए, कि चाहे वो रूरल हो या अर्बन, और किधर भी देश में तैयारी, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर छमिंदरजीत सिंह, लेकिन हम एक तरफ ये भी कहें कि प्रॉपर ट्रायल होना चाहिए बच्चों को वैक्सीनेट करने से पहले, फिर दूसरी तरफ हम ये भी कह रहे हैं कि रिस्क नहीं लेना है हमें, अगर कोई नया म्यूटेंट सामने आ जाता है तो फिर किया क्या जाए? मैडम देखिए, अभी हमारे पास 2 ही चीजों का हथियार है, एक दवाई और दूसरा कड़ाई। दवाई जो है एडल्ट्स में वैक्सीनेशन अप्रूव्ड हैं, वो हमें जितना जल्दी हो सके हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जो कंट्री की पॉपुलेशन है ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेट हो सके जो एडल्ट्स हैं। दूसरा है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। ये 2 चीजें अभी हमें पता है कि ये हमें कोविड की जो, बिकॉज अभी कोविड गया नहीं है, 50,000 केसेस अभी भी, 40,000 केसेस अभी भी पर डे आ रहे हैं। दैट मीन्स के वायरस अभी है यहाँ, और हमें ये दोनों चीजों को फॉलो करना है ताकि ये जो बीमारी है इसको हम कंट्रोल कर सकें। और हमें खुद से एग्जाम्पल सेट करनी है कि वैक्सीन ले, और बाकी लोगों को वैक्सीन लेने के लिए कम से कम मोटिवेट करें जिनके लिए वैक्सीन अप्रूव्ड है। और बच्चों में वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं, अभी फेज 3 ट्रायल चल रहे हैं, अभी उसका कोई रिजल्ट नहीं है। जैसे रिजल्ट आएंगे उस हिसाब से फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव करेगी वैक्सीनेशन के लिए। तो इन 2 चीजों पे हमें फोकस करना चाहिए। पर ये भी है कि ज्यादा पॉपुलेशन अगर वैक्सीनेटेड होगी तो बच्चे भी कहीं ना कहीं सुरक्षित रहेंगे। डॉक्टर संजय, देखिए बिल्कुल रहेंगे, और ग्लोबल एविडेंस है कि अगर बच्चे, ऐसा नहीं कि पहले भी मैंने बताया कि इन्फेक्ट नहीं हुए हैं, और एक किसी ने बताया था भी कि सुपर स्प्रेडर बच्चे हो सकते हैं, ये स्टडीज भी हैं और इस पे भी काफ़ी अच्छे खासे पब्लिकेशंस हैं, और इन्हीं को हम एविडेंस कहते हैं। ये जो पब्लिकेशंस होते हैं इन्हीं को एविडेंस हम कहते हैं कि ये एजम्पशन है सिर्फ कि करते हैं। ये देखा गया कि जहाँ स्कूल खुले हुए हैं उनमें एडल्ट कितने इन्फेक्टेड हुए, और जहाँ पे स्कूल बंद है, इसका यूके की ही स्टडीज हैं, और उन्होंने पाया कि कोई खास सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। तो ये एजम्पशन हो सकता है अगर एडल्ट प्रोटेक्टेड हो गए किसी कारण से, चाहे वैक्सीन लेने के बाद या नेचुरल इन्फेक्शन के बाद, तो बच्चों की उनको लेके आएंगे, उनको इन्फेक्ट करेंगे। अगर उनको इन्फेक्ट भी कर रहे हैं तो वैक्सीन सीवियरिटी कम कर रहा है वो होगा। तो हमें साइंस पे थोड़ा विश्वास करना चाहिए, और बार बार देखिए एज ए साइंटिस्ट हम लोग को हमेशा ओपन दिमाग होना चाहिए, वन डायरेक्शनल नहीं सोचना चाहिए। और इसीलिए ये कहते हैं कि हमें वेटेज देना चाहिए नेचुरल, और नेचुरल इन्फेक्शन को वेटेज न देना। कि किसी ने कहा कि ठीक है डॉक्टर संजय, माफ कीजिए मुझे आपको रोकना यहीं पड़ रहा है क्योंकि वक्त अब यहीं तक की इजाजत दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हेल्दी डिस्कशन के लिए। बात करते हैं मौत की हवाई यात्रा की। जी हां, फिलीपींस में रविवार को एक मिलिट्री प्लेन क्रैश हो गया जिसमें 17 सैनिकों की मौत हो गई। हालांकि उस जलते हुए जहाज से 40 लोगों को बाहर भी निकाला गया, लेकिन 35 लोग उस प्लेन की
आग में कहां है, कैसे हैं, कुछ पता नहीं चला। फिलीपींस में जो जहाज क्रैश हुआ है वो कोई मामूली जहाज नहीं था, बल्कि अमेरिका की तरफ से फिलीपींस को दान में दिया गया वो हरक्यूलिस प्लेन था, जो कि सेना और सैनिकों के सामानों को लाने और ले जाने के लिए इस्तेमाल